नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में फिर बात करते हैं नीतीश कुमार में ऐसा क्या रखा है कि हर दिन किसी न किसी मुद्दों के सहारे नीतीश की घेराबंदी करने की कोशिश हो रही है। शुरुआत मोदी और नीतीश की मुलाकात से हुई, वाइडन को लेकर खबरें आई, तब से अलग अलग तरीके से नीतीश को घेरने की भी कोशिश हो रही है। नीतीश को लेकर जो एनडीए के अंदर है वो भी देखने को मिल रहा है, बीजेपी के अंदर जो हो रहा है वो भी देखने को मिल रहा है। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें कि किस तरीके से एक मुलाकात ने फिर से नीतीश कुमार को इस प्रदेश नहीं देश की राजनीति पर लाके खड़ा कर दिया। भाई मोदी अगर किसी की चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक है राष्ट्रीय राजनीति पर केंद्र बिंदु में वो खड़े हो गए हैं। और ऐसे में जदयू ने भी इसको हवा देने की कम कोशिश नहीं की, उसने प्रधानमंत्री की सारे क्षमता तक चर्चा कर दिया। लेकिन इन सब चर्चा के बीच आज एक प्रशांत किशोर का बयान आया है, बड़ा लाजवाब बयान है। देखिए, प्रशांत किशोर एक ऐसा बेचैन आत्मा है जिसकी बेचैनी आप रोज देख सकते हैं उनके बयानों के सहारे। बेचैन है। बिहार में भाई पहले से बीजेपी है, आरजेडी है, जदयू है, कोई स्पेस है राजनीति में? पदयात्रा कर रहे हैं, करोड़ों खर्च हो रहा है। वही राजनीति कर रहे हैं जो राजनीति कभी मायावती यूपी में कर रही थी, 2019 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने किया, जो 2014 से ओबीसी किए आ जा रहे हैं। मतलब इनकी राजनीति का भी फोकस वही है जो फोकस इन जिन लोगों का हम नाम लिए हैं उनका रहा है। मतलब चुनाव में मोदी को कैसे सहयोग मिल सकता है। देखते हैं मोदी पर कुछ बोलता है, किसी ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारा मुद्दा है, वन नेशन वन इलेक्शन पर कुछ बोलता है, चुनाव आयोग को लेकर जो नई विधेयक आ रहे हैं उस पर कुछ बोलता है, उस पर सवाल करेगा तो भड़क जाएगा। ऐसा भड़क जाएगा कि मीडिया को नसीहत देना शुरू कर देगा, अरे बाबू ये बिहार है, बिहार में तोरा जैसे जैसे विशेषज्ञ हर घर में मौजूद है जो राजनीति का, तू साउथ वाला को चूना लगा सकता है, जितना चूना लगाया हो लगा दो, लेकिन तू बिहार के लोगों को चूना लगाना के जो कठिन प्रयोग कर रहे हो उस बाबू सक्सेस होने वाले नहीं है, तोरा उसमें फेल होना ही होना है और हो ही रहे हो। अरे बिहार के आदमी को तो मनोरंजन मिल रहा है, घूम रहे हो पैदल, खा पी रहा है, तुम्हारा टेंट में रह रहा है, मस्त मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए अभी विषय बंधु पर आते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाई हमारा तो नेटवर्क है और आप तो जानते हैं सब नेता से हमारी बातचीत होती है, तो जो बैठक में हो रहा है क्या हो रहा है वो हमको जानकारी मिल ही जाती है। तो नीतीश जी को तो कोई भत्ते नहीं मिल रहा है, कहाँ रहे अब नीतीश जी? तो जरा सुनिए प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के बारे में क्या कह रहे हैं। तीसरी बात इंडिया को लेकर मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि ये तो अभी शुरुआती दिन है। सबसे आसान काम है नेताओं का एक साथ बैठना, महत्वपूर्ण है लेकिन ये आसान काम है। जब सीट शेयरिंग की बात होगी, जब मुद्दे की बात होगी, तब आपको समझ में आएगा। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है और इंडिया में उनकी भागीदारी का सवाल है, तो बिल्कुल इसको ऑन रिकॉर्ड आप लिख लीजिए। 3 जो इंडिया की बैठक हुई, पहली बैठक पटना में हुई। नीतीश कुमार की ऐसी अपेक्षा थी कि वो इसके सूत्रधार के तौर पर उभरेंगे, इसके संयोजक बना दिए जाएंगे, तो पटना में तो वो हुआ नहीं। फिर नीतीश जी की आशा अपेक्षा थी कि बॉम्बे में ये हो जाएगा, सॉरी बेंगलोर में होगा। तो जो बेंगलोर में बैठक हुई उसमें संयोजक की तो कोई चर्चा हुई नहीं, इस गठबंधन के नाम की चर्चा हुई। उसमें भी आपने खबरों में देखा होगा कि सब लोग सहमत थे, जो नाम नीतीश कुमार ने सजेस्ट किया उस पर कोई सहमत नहीं हुआ। नीतीश कुमार एकमात्र बड़े लीडर थे जो इंडिया नाम से सहमत नहीं थे, तो वहां पर भी उनकी नहीं चली। तीसरी बार जब वो बॉम्बे में बैठक हुई, तो आपको जदयू वाले नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं, क्योंकि इंडिया वो बैठक में जो लोग बैठते हैं वो सब सीधे तौर से हमसे जुड़े हुए लोग हैं। तो तीसरी बैठक में नीतीश कुमार एजेंडा लेकर गए थे कि कास्ट बेस्ड सेंसस को इंडिया का मेन एजेंडा बनाया जाए। उसको भी इंडिया के सभी साथी गठबंधन दलों ने मुख्य मुद्दे के तौर पर नहीं स्वीकार किया। तो तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को, वो चाहे आपको कुछ भी कहे, मैं आपको जो फैक्ट है वो बता रहा हूं कि तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को जैसी अपेक्षा थी
वो तो उनको मिल नहीं रहा। आपने सुना कि संयोजक बनना चाहते थे, नहीं बनाया। जातीय जनगणना को लेकर जो है सो चाहते थे मुख्य एजेंडा हो, वो नहीं हुआ। कई तरह की चीज़ें उन्होंने कही हैं कि नीतीश कुमार के सारे एजेंडा को खारिज कर दिया टीम इंडिया ने। तो भाई जब खारिज कर दिया तो परेशानी क्या है, चर्चा करने की जरूरत क्या है भाई? जिस संगठन को निर्माण करने के लिए बढ़ा, वही जब इनको खारिज कर दिया तो फिर इसकी चर्चा करने की क्या जरूरत है कि भाई इनको कोई नहीं पूछता है। अगर राजनीति में बार बार जब किसी का नाम आए और उनके बारे में जब इस तरीके से की प्रतिक्रिया है, मतलब समझिए कि कुछ न कुछ है, बंदा में कुछ न कुछ बचा हुआ है, इसलिए घबराहट। जंगल राज पर देख रहे हैं, कभी बोलता है कोई? अब पूरे बिहार के राजनीति की सिनेरियो देखिए ना, लालू यादव पर कुछ बोलता है कोई नहीं। तेजस्वी यादव पर कोई नहीं बोलता, किस पर है? सीधा नीतीश पर। मतलब बीजेपी का जो गांव का कार्यकर्ता है वो, और सुशील मोदी तक के ले लीजिए, सारे लोग जो है नीतीश पर ही हमला बोलता है। और सारे लोग घबराए भी रहते हैं कि कहीं नीतीश कुमार जो है सो फिर वापस आ गया तो हम नज़र कैसे मिलाएंगे। ये भी बात है। तो कुछ तो है नीतीश में। मान लीजिए कि 2005 में जो उनकी राजनीतिक हैसियत थी, उससे 2010 में एक अलग तरीके की चीज़ें सामने आई। मतलब अपने बदौलत उन्होंने आरजेडी को ध्वस्त ही नहीं किया, अकेले लगभग बहुमत के करीब पहुंच गए। इस प्रदेश के राजद के बाद इकलौते राजद को तो 95 में ही बहुमत मिला, उसके बाद फिर कभी बहुमत नहीं मिला। 2010 में ये बहुमत के करीब पहुंच गए। कुछ तो रही होगी। 2014 के डिसीजन में ये चुनाव हारे, लेकिन 2 सीट तो जीत लिया ये आदमी। अपनी राजनीतिक हैसियत फिर 2015 में वापस ले आए। तो उतार चढ़ाव जो भी हो, 2010 के चुनाव में ये सबसे बड़ी पार्टी नहीं, बहुमत के करीब अकेले पहुंच गया। सुपरा साफ कर दिया आरजेडी को, 2/3 बहुमत से जीत कर आई सरकार। और 2014 में बुरी तरह से हार गए। 2 सांसद इनके जीत के आए, अकेले चुनाव लड़े। तो 2015 में नीतीश और लालू साथ लड़े। जो 22 सीट 2010 के इलेक्शन में आया वो इनसे आगे निकल गया। इनके कई उम्मीदवार हार गए, पसंदीदा इनके कई नेता चुनाव हार गए गठबंधन होकर। 2017 में फिर साथ आ गए। 2019 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और जहां ये 2 सीट जीते थे 2014 में, वहां मोदी इनके लिए 8 जीती हुई सीटें छोड़ दी उन्होंने। 17 सीट दे दिया इनको। दोनों 17-17 पर चुनाव लड़े। 16 ये जीते, 17 वो जीते। कुछ तो बात रही होगी, क्यों इनको वापसी करना पड़ा। फिर 20 में इनकी स्थिति फिर खराब हो गई। चिराग खड़ा हुआ। सबसे कह सकते हैं कि कमज़ोर परफॉर्मेंस इनका 2005 के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ। उसके बाद 2022 में फिर ये राजद के साथ आ गए। उसके बाद राजद के साथ आने के बाद जो उपचुनाव हुआ है, वो सारे उपचुनाव ये हार गए। तो इनका लगातार वोट प्रतिशत भी गिर रहा है, लगातार ये हार भी रहे हैं। फिर भी कुछ तो बात है कि लोग बेचैन हैं। तो बात यही है कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक शैली रही है और जिस तरीके की राजनीति वो करते रहे, वो कई बार वापसी बहुत तेजी से करते हैं। याद करिए ना, 95 में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ छोड़कर आए, 7 गो सीट मिला, सब उम्मीदवार इनका हार गया है। और वही 98 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव को पटकनी दे दी। तो ये जो क्षमता है ना, मैच एक होता है कि देखिए सचिन तेंदुलकर परफॉर्मेंस देगा, भगवान, क्रिकेट का भगवान है, लेकिन कभी भी मैच विनर खिलाड़ी के रूप में उसकी पहचान नहीं हुई। 2 मैच छोड़ दीजिए, शारजाह में जो ऑस्ट्रेलिया का कराया था, गिनती का 2 मैच। लेकिन नीतीश कुमार कब वापसी कर लेंगे कहना मुश्किल है। उनका जो वापसी का तरीका है वो बड़ी जोरदार है।
और देख लीजिए, पलट के देख लीजिए कि वो व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से जो कहा जाने लगा था कि अब इनकी हैसियत अब क्या रही, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने, उनके तमाम साथियों को लोग ले गए। विजय सिन्हा रोज गलिया रहा था, संजय जायसवाल गलिया रहा था, सम्राट चौधरी जो जिसको जो मन हो रहा था गलिया रहा था। नीतीश चुप गाली सुन रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि वो नीतीश कुमार है। विधानसभा में जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष उनके साथ बर्ताव कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि यही नीतीश कुमार का इकबाल रहा है इस सदन में, कि कोई भी नेता बोलने से पहले सोचता था कि नीतीश कुमार के खिलाफ इस अंदाज में हम कैसे बोलें। लेकिन वो सारी चीज़ें होने के बाद लगा कि नीतीश खत्म है, और 2022 में वो वापस आए, आरजेडी से हाथ मिलाए और फिर सरकार उन्होंने बनाई। और जो लग रहा था कि नीतीश कुमार अब राजनीति के हाशिए पर चले गए हैं, वो नीतीश कुमार इस देश की राजनीति में वो काम कर दिया जो बहुत बिरले लोग करते हैं। 2024 का परिणाम अगर नीतीश के उस मुहिम के वजह से, अगर जो वही मुहिम तो नहीं का किया हुआ, अगर 2024 मोदी हारते हैं तो इतिहास में नीतीश कुमार का नाम दर्ज हो जाएगा कि विपक्षी एकता का जो आज आप तस्वीर देख रहे हैं टीम इंडिया की, भले प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अरे इनका बात ही नहीं चलता है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा, जब राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा होगी, तो ये चर्चा होगी ना कि इस विपक्षी एकता का नींव नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्रा की धरती पर रखी थी। तमाम जितने विपक्ष के नेता हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, खड़गे हो, स्टालिन हो, शरद पवार हो, सबसे नीतीश कुमार मिले इस दौरान और सबको साथ लेकर पटना पहुंचे। पटना में बैठक कराना नीतीश कुमार के राजनीति में फिर से वापसी का, मतलब कम बैक का ये संकेत था और है भी। और इसी कम बैक को लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है या मोदी है घबराए हुए हैं, क्योंकि नीतीश में ये कला है कि ये नीतीश कुमार राजनीति में कब अपने आप को फिर से वापस ले आए, इसकी जब तक आप समझिए तब तक नीतीश गेम खेल देते हैं। तो ऐसा लाचार कमज़ोर मुख्यमंत्री जिनके यादाश्त पर अब खबर बन रही है, वो व्यक्ति एक ऐसे मूवमेंट का नींव रखने वाला हो गया जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो उनकी बात मानी जाए या नहीं मानी जाए, उनको तवज्जो दी जाए या नहीं दी जाए, उनको कन्वेनर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, वो देश के प्रधानमंत्री के चेहरा हो या ना हो, लेकिन अगर 2024 का राजनीतिक परिणाम या चुनावी परिणाम अगर मोदी के खिलाफ जाता है, तो कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाला व्यक्ति या इस देश की राजनीति का इतिहास लिखने वाला व्यक्ति नीतीश को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। उस धुरी में नीतीश रहेंगे और यही नीतीश की ताकत है जिस वजह से आज भी नीतीश उतने ही मजबूती के साथ इस देश की राजनीति में प्रासंगिक हैं जितने वो 98 से, जब से वो राजनीति में आए हैं, उस दौर से लेकर आज तक बने हुए हैं। और यही वजह है कि एक कमज़ोर दिखने वाले व्यक्ति के पीछे भी लगातार हमलावर इसलिए बीजेपी है, कहीं वापसी किया तो बिहार सहित देश में सुपड़ा साफ न हो जाए। और ये ताकत नीतीश कुमार में है, ये कई मौके पर इन्होंने साबित कर दिया है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर नीतीश को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, प्रशांत किशोर जैसे लोग जो नीतीश पर हमला बोल रहे हैं, उसकी वजह यही है कि नीतीश ही इस देश के राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं जो कई मौके पर वापसी करके दिखाया है और बड़े बदलाव के साथ वापसी की है। इसलिए भले आप कहने को उन्हें पलटू राम कहिए, लेकिन 2005 से लेके 2023 तक की राजनीति को अगर आप पैनी नज़र से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इस व्यक्ति के सामने मोदी भी झुका है और लालू भी झुका है। जब चाहा
जैसे चाहा सरकार बनाई, सरकार चलाया भी। सरकार भी चलाया तो डंके की चोट पर चलाया, चाहे वो साथ में बीजेपी हो चाहे राजद हो। इन बातों से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सरकार भी ये डंके की चोट पर चलाया है, चाहे बहुमत का आधार जो भी रहा हो। इसलिए प्रशांत किशोर का जो वो गुस्सा झलक रहा है वो स्वाभाविक है, क्योंकि अभी भी राष्ट्रीय फलक पर भी मोदी के लिए अगर सबसे बड़ा चुनौती कोई राजनीतिक रूप से पेश कर सकता है तो वो नीतीश कुमार है। और इस खासियत को प्रशांत किशोर जैसे लोग बखूबी समझते हैं, नरेंद्र मोदी भी बखूबी समझते हैं। इसलिए जब मुलाकात होती है तो वो चाहते हैं कि वो उनके पाले में आए।